हाँ तो बच्चों, क्या हालचाल। तो तुम कहोगे हालचाल बहुत ही बढ़िया, तो आपको बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका कि नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जिसमें इस चैप्टर में, ये बड़ा फिल्मी चैप्टर है और इस चैप्टर में बहुत खून खराबा होने वाला है। और दूसरी बात, यहाँ पे बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, क्योंकि दिल की बातें हम बचपन से फिल्मों के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं। जब हमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इसके कुछ भी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता था, तब भी हम दिल के बारे में जानते थे। तो बेटा खुद ही याद करो, बचपन में क्या तुम लीवर के बारे में जानते थे कि लीवर क्या होता है, या तुम लंग्स के बारे में जानते थे? जितनी बातें दिल के बारे में होती उतनी किसी भी ऑर्गन्स के बारे में नहीं होती। तो आइए हम अपना बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा चैप्टर जो कि है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसकी शुरुआत करते हैं। तो बेटा यहाँ एक आध बात आपको और बता दें, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। देखो मैं खून भी लेकर आया हूँ, बॉटल में खून भी लेकर आया हूँ। तुम देखोगे तो तुम हंसोगे, क्लास में होते तो हंसने लगते। और साथ में मैं WBC भी लेकर आया हूँ। तो बेटा ये जो चैप्टर है, जब हम ब्लड की बात करेंगे तो दो आपको स्पेशल सेल्स मिलेंगी जो कि होंगी RBC और WBC। RBC रेड कलर की होती है और WBC कैसी होती है? WBC होती है व्हाइट कलर की। अब कैसा क्या है, क्या रीजन है, इनको अब हम शुरू करते हैं चैप्टर को। तो बेटा सबसे पहली हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी आखिर क्या जरूरत है ना। भगवान ने और अल्लाह ने जो दुनिया बनाई, ऐसे ही थोड़े बना दी चीजों को। उन्होंने सब चीजों को डिस्कस किया होगा, सब चीजों का एनालाइज किया, तब चीजें बनी है। तो सबसे पहली बात नीड ऑफ सर्कुलेशन। ठीक, तो नीड क्यों है सर्कुलेशन की? तो सबसे पहला इसका रीजन है ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्ट किसका? पहली चीज तो ट्रांसपोर्ट करना है इसको न्यूट्रिएंट्स का इसको ट्रांसपोर्ट करना है। बेटा आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर में पढ़ा था कि जो बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनको क्या करते हैं, उनको पहले हम छोटे छोटे उनकी यूनिट्स में तोड़ते हैं। आप ध्यान करिए, कार्बोहाइड्रेट को अगर रोटी खाई, आपने चावल खाया, आपने आलू खाया, तो ऐसा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है अपने लार्ज फॉर्म की वजह से। तो उनको क्या करते हैं, साइज को छोटा छोटा करते चले जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की आपको स्मॉलेस्ट यूनिट पता है कि कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज, प्रोटीन की होती अमीनो एसिड, फैट्स की होती फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो अब इन सब का एब्जॉर्प्शन तो हो जाता है, एब्जॉर्प्शन तो होता है, लेकिन जहां पे ये टूटे वहां से रेस्पेक्टिव सेल्स में कैसे पहुंचेंगे, वो यही चीज है, ये जो ब्लड है वही ये काम करता है। और दूसरी चीज ये क्या करेगा, पहुंचाता है, साथ में ट्रांसपोर्ट और भी करता है ऑक्सीजन का। हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाम का चैप्टर था, जिसमें कि क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बॉडी में लंग्स में आ रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जा रहा था। ये सब पॉसिबल है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा ही हो पाएगा। ब्लड ही इसको क्या करेगा, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। अब नंबर 3, अभी आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो जो भी ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स तक, वहां तक इसको पहुंचाया जाता है। और ये बात आप बेटा जानते हैं कि अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि एनिमल किंगडम को बिल्कुल टच नहीं करते, बिल्कुल टच करते हैं। तो यहीं पर एक शुरू में लाइन भी दे रखी है कि जो सिंपल से ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि स्पंजेस और सीलेंट्रेट्स, इनमें जो उनका वाटर का फ्लो है, उनसे ही क्या हो जाता है, उनसे ही चीजें उसको मिल जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ऑक्सीजन मिल जाते हैं, एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट निकाल दिए जाते हैं। तो उसको हमें कोई बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो हमको बेटा यहाँ पर ये भी जान लेना है कि हमारे जो हायर ऑर्गेनिज्म में हम लोग बड़ा खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म में सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म तो ह्यूमन बीइंग ही है। सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है? ह्यूमन बीइंग्स है।
तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका क्या है, ह्यूमन बींग्स का सबसे पहली बात है, सबको पता है ह्यूमन बींग्स आज तक पूरी हर चीज की खोज नहीं हो पाई, क्योंकि इनमें क्या होगा, इनमें होता है कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां पे सिंपली इस बात को कर लेते हैं कि इनमें ट्रांसपोर्ट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है या जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए कहां कौन क्या करता है, ये चीजें भी हम देख लेंगे। दो फ्लूइड है यहां पर, हम इस चैप्टर में दो फ्लूइड्स की बात करेंगे। पहला तो है हमारा ब्लड, अभी भी दिखाया ना मैंने, खून दिखाया तुम्हें, और WBC भी दिखाई। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है लिम्फ। तुम कहोगे अब ये क्या बला है, ये बला अगर ना हो तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत खराब हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये हमने बात कर ली ह्यूमन बींग्स कैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें ट्रांसपोर्ट के लिए भगवान ने, अल्लाह ने हम लोगों को दो फ्लूइड दिए, एक दे रखा है ब्लड और दूसरा दे रखा है लिम्फ। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये ब्लड और लिम्फ क्या है और ये किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं इन प्रोसेसेस में। ठीक, तो बेटा सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड आराम से पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक, ब्लड क्या है, ब्लड बेटा होता है एक, सबसे पहली बात तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, दूसरी बात क्या कहता है कि ये क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब कंपोज है, फ्लूइड जैसा है, सॉलिड नहीं है, कंपोज है कैसा, फ्लूइड मैट्रिक्स है। और इनमें होते क्या क्या है, इनमें प्लाज्मा होंगे, प्लस क्या होते हैं इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा होंगे और फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स बेटा कौन कौन से हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके होंगे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ रहे हैं, कुछ बातें अभी ब्लड के बारे में हमें और करनी है। ये तो हो गई बात कि ये कैसा है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरी बात ये क्या होता है, ये होता है मीजोडर्मल, मीजोडर्मल। आप बेटा कनेक्टिव टिश्यू कोई भी पढ़ेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू कहीं भी आ जाए, अगर ओरिजिन पूछी जाए तो आप हमेशा उसको मीजोडर्मल कहिए। ठीक, तो मीजोडर्म है क्या, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है अभी आपने ना पढ़ा हो कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो 3 लेयर्स होता है, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म और एक होती है मीजोडर्म। तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अभी केवल आप यहाँ पर ये याद कर ले कि इसकी ओरिजिन कैसी होती है। ठीक, अगली बात कि आखिर जो ब्लड है ये ब्लड सब कुछ है, WBC भी, प्लेटलेट्स भी, सब कुछ है उसमें। अभी टोटल ब्लड की हम बात कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम कितना है, बॉडी 5.5 लीटर, 5 से 5 to 5.5 लीटर एक एवरेज ह्यूमन बॉडी में ये होता है। फीमेल्स में कुछ कम होता है, मेल्स में कुछ ज्यादा होता है। तो फीमेल जैसे सुनती उनके कान खड़े हो जाते हैं, अच्छा हमारे में कम, मतलब भगवान हमको हर जगह अत्याचारी कर रहा है हमारे साथ, हमको खून भी कम दे रहा है। तो उसने, एक महिला ने भगवान से प्रश्न उठाया कि भगवान ये बताइए कि हमको आप हर चीज कम दे रहे हैं, हमें कमजोर बना रखा है आपने, और हमारे में क्या है, आप ब्लड भी कम दे रहे हैं, हमें काम नहीं करना है, हमें एनर्जी नहीं चाहिए। अरे भगवान कह रहे देवी महारानी ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते थे, हो गया तो हो गया, अब क्या कर सकते थे। बोले नहीं भगवान ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले क्या करें, बोले कि भगवान कुछ हमें आप ताकत दे दीजिए कि जिससे ये जो मेल है हमेशा हमसे डरे रहें। तो आपने देखा होगा मेल पर्सन ज्यादातर फीमेल से डरा हुआ होता है। पति आप देखोगे, पति शादी के पहले वही लड़का कितना खुश दिखाई देता है, और शादी के बाद वही जो लड़का जो खुश था, हीरो था सलमान का अंदर, वो बेचारा क्या हो जाता है, समझ गए उसकी क्या हालत हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि कितना वॉल्यूम में ब्लड बॉडी में प्रेजेंट है, 5 to 5.5 लीटर। अब बात यह आती है कि ब्लड का कलर कैसा होता है। ब्लड का बेटा जो कलर है आपको मालूम है अच्छी तरह से, कलर इसका रेड होता है, रेड।
तो ये सर आप क्या होता है तो हमें पता ही है रेड कलर, लेकिन रेड कलर का होता क्यों ब्लड? रेड कलर का ब्लड इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी इसमें सेल्स हैं ब्लड में, उसमें सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम काउंट है वो किसका होता है? मैक्सिमम काउंट है यहाँ पर, आप बताओ किसका है? आरबीसी का। आरबीसी का काउंट सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ब्लड का जो कलर है वो रेड है। ठीक, अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं ब्लड के पीएच की भी। पीएच ऑफ ब्लड, कभी कभी कुछ कंफ्यूजन रहता है। पीएच बेटा इसका कितना होगा? इसकी रेंज है 7.2 से लेके 7.4 तक रहता है। अब तुम कहोगे तुम्हारे मन में बात अगर नहीं आ रही तो आनी भी चाहिए। ठीक भाई, 7.2 और 7.4 दो अलग अलग वैल्यू क्यों है? क्योंकि जो 7.2 है ऑक्सीजनेटेड, ठीक, ऑक्सीजनेटेड होगा तो कितनी होगी वैल्यू? उसकी होगी वैल्यू 7.2। लेकिन जब वही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा तो उसकी वैल्यू बेटा कम हो जाएगी। और इस तरह से हम इसके पीएच को देख ले रहे हैं। तो पीएच का रोल आपने देख रखा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी। तो ब्लड में इतनी बात हुई। तो आइए अब हम बात करते हैं ब्लड में हमारे पास और इसके कौन कौन से मेंबर हैं, तो इनको हम देखते हैं। तो ब्लड की हमने जब डिफिनीशन आपको दी तो हमने क्या बोला कि ये क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कि क्या होते हैं? जिसमें होते हैं प्लाज्मा। जिसमें क्या है? जिसमें है प्लाज्मा। ठीक है जी, जिसमें क्या है? प्लाज्मा है। और नंबर 2 दूसरी चीज इसमें कौन है? इसमें बेटा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक, प्लाज्मा तो हम पूरे भी पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम आपको पहले बता चुके, लेकिन यहाँ पर हम फिर बता दे रहे हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं। एरिथ्रोसाइट्स होंगे, नंबर 2 ल्यूकोसाइट्स होंगे WBC, और नंबर 3 होते हैं प्लेटलेट्स। ठीक, तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के 3 मेंबर हैं, जो कि कौन कौन से हैं? एरिथ्रोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट मतलब WBC है, और नंबर 3 प्लेटलेट्स हैं। अब हम यहां पर आ जाते हैं प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा बेटा सबसे पहली बात करूं तो ये कैसा है? स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है। स्ट्रॉ के कलर का है, स्ट्रॉ कलर, और कैसा है? विस्कस फ्लूइड है। स्ट्रॉ कलर सबको पता है, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या कभी जूस पीते हैं तो उसका जो कलर होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉ कलर। वैसा नहीं कि नीला वीला तुम लिए हो, जो ट्रांसपेरेंट सा होता है ना, हल्का सा ट्रांसल्यूसेंट सा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉ कलर। विस्कस मतलब कि गाढ़ा सा फ्लूइड है। गाढ़ा कैसे? मतलब दूध तुम उबलने रख दो और घूमने चले जाओ बाहर, आधा घंटा बाद लौट के आओ। अब दूध के अमाउंट पे डिपेंड करता है, ये नहीं तुमने 100 लीटर उबाल रखा है। अगर तुमने 1 लीटर दूध रखा और तुम गैस पर हाई उसको टेम्परेचर पे करके चले गए तो तुम देखोगे आधे घंटे में तो हो सकता है जल ही जाए। तुम कुछ समय बाद देखो 15-20 मिनट बाद कि दूध का क्या होगा? दूध गाढ़ा होता चला जाएगा। और दूध से जो हम बनाते हैं खोया वगैरह, ये सब कैसे बनता है? उसको गाढ़ा करके ही हम बनाते हैं। तो इस तरह से ये होता है विस्कस फ्लूइड। आइए देखते हैं प्लाज्मा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। हम कहीं भी लिविंग सेल या लिविंग मैटर की जब भी बात करते हैं तो पानी सबसे पहले आ जाता है। वाटर कहता है भाई सबसे ज्यादा अमाउंट हमारा रखो, सबसे ज्यादा हमारा अमाउंट रखो। तो वाटर का अमाउंट भगवान जी ने कितना कर दिया? वाटर का अमाउंट कर दिया 92%। अब इसमें कुछ अमाउंट में इस प्लाज्मा में बेटा ग्लूकोज भी होता है, ठीक, प्लस लिपिड भी होंगे और प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक, तो ये भी इसमें टहलते रहते हैं। प्रोटीन्स के लिए हम अलग से भी पढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इनमें कुछ अमाउंट में आयंस भी होंगे। आयंस, अब यहां पे हम देख लेते हैं कौन कौन से आयन है। ठीक, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन,
कैल्शियम आयन, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। अब इसमें बेटा हम ये भी जान लेते हैं कि कौन सा आयन मैक्सिमम होगा और कौन सा आयन मिनिमम होगा। तो यहां पर केवल इन दो बातों से हमारा काम चल जाएगा कि ये हमारा जो क्लोराइड आयन है ये कितना होगा, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा, ये मैक्सिमम है, और ये जो मैग्नीशियम है ये मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। इतना बहुत है, इतने में हम काफी चीजें समझ लेंगे। ठीक बेटा, तो हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे समझ ली, इसका ये भी, ये तो नॉर्मल चीजें हैं, तो आयंस देख ली हमने और क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो देख ली। अब बेटा हम आते हैं प्रोटीन्स पर। प्रोटीन्स पर ये काम प्लाज्मा मिटा दिया यार मैंने। तो अब प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है उनकी ग्रुप बात करते हैं यहाँ पे। प्लाज्मा प्रोटीन्स, 3 प्रोटीन है जो कि हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि कितना परसेंट है प्लाज्मा में जो प्रोटीन्स है, वो है 6 to 8%। ठीक, 6 to 8%। कौन कौन सी प्रोटीन है? नंबर 1 एल्बुमिन, एल्बुमिन। नंबर 2 ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। और नंबर 3 है फाइब्रिन, नंबर 3 है फाइब्रिन। अब बेटा ये जो एल्बुमिन प्रोटीन है, एल्बुमिन प्रोटीन है, इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना। एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, रेगुलेशन। हम बेटा एनसीईआरटी से चीजें आपको पढ़ा रहे हैं, जहां पे हमको कहीं लग रहा है कि 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बता देने चाहिए तो वो हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, बता भी दे रहे हैं। और दूसरा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, इनका काम क्या है? इनका काम है डिफेंस करना, इनका काम है डिफेंस करना। ठीक, अब यहीं पे हम जान लेते हैं कि ये जो डिफेंस वाली प्रोटीन्स प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं वो कौन कौन सी होंगी। तो आपको पता है इन्हीं को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स, इन्हीं को बोलते हैं ना इम्यूनोग्लोबिन्स, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो आइए हम लिख लेते हैं कौन कौन सी हैं। IgG, IgM, IgD, IgA भी है बेटा, बीच में यहाँ पे छूट गया, IgA और IgE। ठीक, ये 5 तरह की हमारे पास एंटीबॉडी हैं जिनका अलग अलग रोल है, जो कि आपको इम्यून सिस्टम में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इन चीजों को। तो यहाँ पे बेटा 2 एंटीबॉडी को यहाँ पे याद कर ले रहे हैं, मेरा मन हो रहा है। IgA, IgA बेटा सबसे ज्यादा कहां पर होगी, सबसे मैक्सिमम कहां पर होती? ये मदर के जो खून होता है, वो खून कह रहा हूं, मदर का जो मिल्क होता है उसमें होता है। तो सबसे ज्यादा इसको देखो कैसे याद करोगे, माँ, माँ, माँ में आ रहा है ना, तो मदर में होगी सबसे ज्यादा, उसके जो मिल्क है। और ई तुम बोलो एलर्जी, एलर्जी ई आ रहा है ना, तो IgA किसमें बेटा इन्वॉल्व हो जाएगी? IgE इन्वॉल्व हो जाती है यहाँ पर। जो आपका जो भी आपका डिफेंस वाला है सिस्टम, वहां पर ये पाई जाएंगे, वहां पर इनका रोल होता है। अब आती बात फाइब्रिन। फाइब्रिन बेटा एक तरह का जाल बनाती है। फाइब्रिन क्या करती है? एक तरह से जाल बनाती। आपने देखा चोट लग जाती है, अभी तो पढ़ेंगे और हम, चोट लग जाती है। देखो मेरे थोड़ा चोट लग गई, शायद ना दिख रहा हो वीडियो में क्योंकि हमारा क्वालिटी भी ठीक नहीं। तो चोट ऐसा तो है नहीं कोई कि जिसको कभी जीवन में चोट ना लगी, होंगे 2-4, और कुछ भले लोग भी होते क्लास में कहते थे नहीं हमको कभी चोट नहीं लगी, हमको कभी चोट नहीं लगी। तो बचपन में कभी लगी होगी लेकिन तुम देख नहीं पाए होगे। तो ब्लड का क्या होता है? ब्लड का यहाँ पर एक स्कम बन जाता है, स्कम बन जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्लॉट, कि ब्लड एक्सेस फ्लो ना हो जाए। तो हम चीजों को यहाँ पर समझ गए फॉर क्लॉटिंग। ठीक है जी, तो इतनी बात हो गई हमारी प्लाज्मा के बारे में। इतना सफिशिएंट है बेटा, जो एनसीईआरटी उससे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। जहाँ कोई जरूरत है, कोई प्रोसेस है, कुछ समझना है, तो वहाँ थोड़ा चीजों को हम ज्यादा पढ़ भी लेते हैं और ज्यादा पढ़ा भी देते हैं। ठीक है, ज्यादा पढ़ लेंगे तभी तो ज्यादा पढ़ा पाएंगे, पढ़ाई कब ज्यादा कैसे पढ़ाएंगे। तो इतनी चीज हमारी बेटा हो गई प्लाज्मा के बारे में। अब हम नेक्स्ट में आ रहे हैं, जो कि कौन है? जो कि है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड
एलिमेंट्स, एक एक को लेकर चलते हैं। तीनों आपको पता है यार, बार बार लिखने का क्या मतलब है, लिख देते भाई इलेक्ट्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स को ही हम कहते हैं आरबीसी इनको कहते हैं। ठीक, और इनका जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा है ब्लड में, सेल्स में सबसे ज्यादा अमाउंट इनका ही होगा। यहां पर कितना है, 5 अमाउंट कितना है, अबंडेंट है। सबसे पहली बात तो अबंडेंट है, और 5 to 5.5 मिलियन है पर mm³ ऑफ ब्लड के पर mm³ में कितनी है, 5.5 to 5.5 मिलियन। ठीक, अब ये बनती कहाँ है, इनका फॉर्मेशन जो हीमोपोइसिस है इसकी या एरिथ्रोपोइसिस है, हम बोल देते हैं फॉर्मेशन होगा जी इसका कहां पर, रेड बोन मैरो। अब तुम कहोगे जी ये रेड बोन मैरो क्या बोला है, तो बेटा हड्डी जो है, हड्डी यहां बना दे, हड्डी नाम के बारे में बड़ा मेरा हालत खराब है। अब गुरु ये देखो जी, इनमें क्या होती है, साइड में रेड बोन मैरो होती है जी। तो भाई रेड बोन मैरो में बेटा कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको कि हम कहते हैं स्टेम सेल्स, और यही जो स्टेम सेल्स हैं यही तीनों चीजों को बनाती हैं, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों के ही फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो किसी आदमी के हाथ पर सब तोड़ दो, हड्डियां सब बड़ी बड़ी उसकी तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, ब्लड काउंट उसमें कम होना शुरू हो जाएगा। अब और इसने क्या क्या बेटा बलिदान कर रखा है आरबीसी ने, कि ये जो है डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेन्स, मेजर सेल ऑर्गेन्स जो है वो उसमें नहीं होंगे। सही है, मेजर सेल ऑर्गेन्स इसमें नहीं होंगे, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। तो ये रेस्पिरेशन कैसा करेगा, ये रेस्पिरेशन करेगा एनोरोबिक रेस्पिरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो कहां से कर ले, तो ये अपना एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। आखिर इसमें न्यूक्लियस और ये सेल ऑर्गेन्स क्यों नहीं है, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेन्स बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए क्या, हीमोग्लोबिन। तो अब यहां पर बात आ गई किसकी, कि इसमें क्या होता है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। ठीक, और हीमोग्लोबिन होता कितना है हीमोग्लोबिन बेटा होगा 12 to 16 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो बेटा ये हीमोग्लोबिन का अमाउंट है, और आपने कभी कभी सुना होगा या आपको भी हो सकता है किसी को दिक्कत हो गई हो, फैमिली में दिक्कत हो गई हो, वो बोलते हैं कि खून की कमी हो गई। खून की कमी क्या है, खून की कमी को हम बोलते हैं एनीमिया, तो हीमोग्लोबिन कितना है जी, हीमोग्लोबिन होता है 12 से 16 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड में है। और ये भी एक बड़ा इसे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है कि एक ब्लड सेल में कितने होते हैं, 200 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होंगे। बेटा याद हो जाए तो कर लेना, नहीं याद होता है तो छोड़ देना क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है। अब एक चीज यहीं पे और भी हम बात कर ले रहे हैं क्योंकि बातें तो और भी करनी है कि ये कैसा होता है शेप इसका, बाइकॉन्केव शेप। बेटा कैसा होगा इसका शेप, होता है जिसका बाइकॉन्केव। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। बाइकॉन्केव होता है इसका शेप। क्यों होता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, इसका बढ़ जाए, इसीलिए इसका शेप जो होगा वो बेटा हो जाता है बाइकॉन्केव, उसका
शेप हो जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें हम इसमें कर चुके हैं। अब आगे यहीं पर एक पॉइंट और हमारा है, बेटा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, जगह नहीं है, बोर्ड देखो छोटा है, तो क्या कर सकते हैं, छोटा है तो बड़ा कैसे करना है उसको, तो कोई ना कोई कहेगा ना, बहुत कलाकार लड़के होते हैं तो बड़ा लगवा लेते हैं, छोटा काहे लगवाए थे, पैसे नहीं थे। ठीक है जी, तो अब बेटा हम और नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि ये जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, फॉर्मेशन है वो कहाँ होगा। तो दो केसेस हैं, एक तो एम्ब्रियो है और दूसरा एडल्ट या आफ्टर बर्थ है। आफ्टर बर्थ लिख लो, आफ्टर बर्थ। तो एम्ब्रियो, अभी तो बच्चा पैदा नहीं हुआ और हमने क्या बात कर ली, हमने बात कर ली कि जो ब्लड बनना है, वो कहाँ बनेगा, एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, रिब्स हो गई, ये हो गई, तो इनके एंड में बनेगा। अब ये कह रहा है कि बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है, अभी पैदा ही नहीं हुआ, तो उसको क्या जरूरत नहीं ट्रांसपोर्ट की, उसको ब्लड की जरूरत नहीं है, तो वो ब्लड बनेगा कहाँ, वो ब्लड बनता है बेटा एम्ब्रियो में, यॉर्क सैक में बनता है, यॉर्क सैक बनाता है इस काम को, और लीवर भी पार्टिसिपेट करता है इस काम में, और कुछ अमाउंट में स्प्लीन भी देता है। स्प्लीन भी तुम कहोगे, स्प्लीन तो उसको खा जाता है बाद वालों, पहले तो सहयोग करता है। आफ्टर बर्थ हम दिखा चुके हैं इसको, रेड बोन मैरो। ठीक है, अब बात आती इनकी लाइफ स्पेन की, कितने दिन तक ये जिंदा रहते हैं। तो हमने सब पढ़ा है ना, जो जिंदा है मतलब जो पैदा हुआ है उसको एक दिन मरना ही है, तो ये कितने दिन तक अपना जीवन जीता है, ये बेटा जीवन जीता है 120 डेज तक, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ठीक है, और अब जिसको जिया है तो मरना ही है। स्प्लीन खूब पूछा गया है क्वेश्चन, स्प्लीन इसको हिंदी में तिल्ली भी कहते हैं। स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक, अब इतनी चीज तो हमने यहां पर बात कर ली। अब हम दो टर्म्स और डिस्कस करने हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए। पॉलीसाइथीमिया, देखो सब जुड़ा हुआ है, यहाँ भी है, आप इकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहां भी एल्टीट्यूड सिकनेस आती है, कि अब वहां भी फिर से समझाएं तो यहाँ पहले ही समझ लो। पॉलीसाइथीमिया ये क्या होगा, इंक्रीज्ड काउंट क्या हुआ, काउंट इंक्रीज, क्यों काउंट इंक्रीज हुआ, हम जैसे जैसे पहाड़ पे चढ़ते चले जा रहे हैं, हमारा एकदम से मन हुआ कि अब ये दुनिया, ये महफिल किसी काम की नहीं, यहाँ से दुनिया में छोड़ के चले जाओ। गाना भी गाया हमने, ए दुनिया में तेरी छोड़ चला, जरा सूरत तो दिखला जाओ। उसने मना कर दिया, नहीं हमें सूरत नहीं दिखानी, तुम मरो जाके। तो मरने जा रहे थे, साधु बाबा ने बोला इससे अच्छा जाके पहाड़ पे तपस्या करो। तो हमने क्या किया, हम सीधे पहाड़ पे जाने लगे और हमारी सांस फूलने लगी। जब सांस फूलने लगी तो भगवान ने एक शक्ति दे रखी थी आरबीसीज को कि ये क्या करेंगी, नंबर अपना बढ़ा लेंगी। नंबर अपना बढ़ा, साइज तो नहीं बढ़ जाएगा, ये तो नहीं इतना बड़ा गुब्बारा हो जाएगा, नंबर्स को, काउंट को बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या करे, ऑक्सीजन को ज्यादा से ज्यादा हम कैरी कर सके। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो बेटा पॉली से आप खुद ही समझ जाओ कि ज्यादा हो गया है। और दूसरा क्या होता है, क्रिप्टोसाइटोथीमिया, दूसरा है क्रिप्टोनोइया है, साइटोपिया। इसमें क्या होगा, काउंट वहां इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे काउंट डिक्रीज हो जाएगा। बस इसको आपको इतना केवल याद रख लेना है बेटा। तो चीजें हमारी हो गई। आरबीसी का बेटा कलर कैसा होगा, आरबीसी का कलर होता है रेड कलर का, हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे ख्याल से हमने लगभग सब पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर कि अब ये जो हीमोग्लोबिन है ना जी, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आखिर किस किस चीज से बना है हीमोग्लोबिन। तो हम थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की भी बात कर ले रहे हैं। हीमोग्लोबिन, अरे यार, हीमोग्लोबिन, देखो हमने ये बात कह दी आपसे कि आरबीसी क्या है, आरबीसी द पैकेट ऑफ हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही भरा होता है, कुछ नहीं होता उसके बाद, ना उसके बाद न्यूक्लियस है,
ना उसके सेल ऑर्गेनल, कुछ है ही नहीं, केवल क्या है हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसको अपना काम बहुत अच्छे से करना है। इसी तरह से बेटा हमारा दिमाग भी होता है, इस समय जब हमें पढ़ना है ना तो हमारे दिमाग में केवल हीमोग्लोबिन भरा होना चाहिए। अरे हीमोग्लोबिन मतलब पढ़ाई भरी होनी चाहिए, किताब की बातें होनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन हम क्या करते हैं उस हीमोग्लोबिन या पढ़ाई को भरने के बजाय हम दुनिया भर का कचरा इकट्ठा कर लेते हैं दिमाग में। खूब दोस्ती, अरे दोस्त की शादी में जाना, यहाँ जाना, अभी तुम्हारे दोस्तों की शादी नहीं हो रही होगी, लेकिन चलो ठीक है, ये बात हो गई। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन बना होता है किससे, हीम से, और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो बेटा जो हीम है वो एक तरह का पिगमेंट होता है, पिगमेंट रेड कलर इसी वजह से होता है। ग्लोबिन जो होती है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो बेटा 4 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल्स होंगे हीम के, और 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लोबिन के, 4 मॉलिक्यूल्स। और इस ग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स। अभी बेटा आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे ना सिकल सेल एनीमिया वगैरह, तो वहां पर आपको इनका एप्लीकेशन दिखाई दे जाएगा। तो ये हीमोग्लोबिन की हमने बेटा बात कर ली है, ठीक। फॉर्मेशन वगैरह की बात होगी लगभग मेरे ख्याल से आरबीसी और हीमोग्लोबिन के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे पॉइंट्स हो गए। कोई 2-4 पॉइंट रह गए तो उनको आप, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पूरा कि कोई पॉइंट ना छूटे। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स यही बेटा क्या है, यही है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये कैसे होती हैं, ये होती है व्हाइट कलर, इनका नाम ही इसीलिए रखा गया व्हाइट। क्यों, एब्सेंस ऑफ, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, छोटे ही बना दो, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता। तो ये बेचारे कैसे रह जाते हैं, ये व्हाइट कलर के ही रह जाते हैं। ये देखो ये है ना व्हाइट कलर का, तो सर अच्छा मजाक कर रहे हो कि ये क्या सर आप दिखा रहे हो, ये ना बेटा ये देखो व्हाइट कलर का, ये है WBC व्हाइट कलर की, तो ठीक हटा दे रहे हैं। तो WBC व्हाइट कलर की है यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि आखिर WBC का नंबर कितना है। बोले साहब हमारा नंबर बहुत कम है, कितना है यार, कह रहे हैं हम RBC से बहुत ही बेचारे गरीब हैं, हमारा नंबर है 6000 to 8000 to 8000 पर mm³। समझे बात, 6000 to 8000 पर mm³। अब इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो क्या इनमें न्यूक्लियस भी नहीं होगा, न्यूक्लियस बेटा इसमें होगा, ठीक। अब बात आ जाती हम इनकी लाइफ साइकिल के बारे में कभी बात नहीं करते। तो साइकिल जैसी तो कोई चीज है नहीं, ये पैदा हुए मर गए। तो इनकी जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन ये साहब हो जाता है फ्यू आवर्स, आरबीसी के तो ठीक है वहां पे, फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स, कुछ घंटों से लेके कुछ सालों तक भी इनकी लाइफ स्पैन हो सकती है। यही इसमें खास जादू है। और ठीक इनमें हमने ये चीजें कर ली। अब बेटा एक दो टर्म जो जनरल हमारे हैं, कि जैसे हमारा एक कायदे का टर्म है आगे दिया है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया बेटा क्या है कि जब कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है तो काउंट बहुत बढ़ने लगता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड कैंसर। इनिशियल स्टेज में डायग्नोज हो जाए तो ट्रीटमेंट हो भी जाता है, लेकिन थोड़ा जब एडवांस स्टेज आ जाती है तो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई हमारी इसके बारे में जो हमारा ल्यूकोसाइट्स है। अब बेटा ल्यूकोसाइट्स जो हमारी WBC हैं या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, जो WBC हैं या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स हैं, उनके भी दो पार्ट होते हैं, तो एक तो ये WBC में हमने WBC या ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स दो तरह के हैं। एक होगा जी ग्रैनुलोसाइट्स,
दूसरी होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स, नुलोसाइट्स। अब इनका नाम ऐसा क्यों दिया गया भाई, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, इनका नाम ऐसा इसलिए दिया गया क्योंकि इनमें ग्रेन्यूल्स होते थे, दानेदार टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते, और ए ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स नहीं होते थे, इस बेसिस इनका ये नाम दिया गया। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, तो न्यूट्रोफिल्स, फिर है बेसोफिल, ठीक, तीसरा होता है इओसिनोफिल, ठीक है। अब ए ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से हैं, ग्रेनुलोसाइट हो गए हमारे, 3 ग्रेनुलोसाइट हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए और इओसिनोफिल्स हो गए। और ए ग्रेनुलोसाइट्स की हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसमें कौन कौन से हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब बेटा हो सकता है आपको ऐसे पूरे ही याद हो कि कौन कौन से ग्रेनुलोसाइट्स हैं और कौन कौन से ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, लेकिन अब मैं जब छोटा था तो मुझको नहीं याद होता था, तो मैंने एक ट्रिक बना ली थी। ट्रिक ये थी, नरेश बेचा ईमान लंदन में, गरीब हो गए थे बेचारा, भुक्कड़ हो गया था, पैसे नहीं थे, तो उसने ईमान ही बेच दिया अपना। फिल्मों में तुम देखते हो ना, बड़ा ये सब बातें होती है, खूब कहते हैं साहब हम गरीब हैं लेकिन ईमान के कमजोर नहीं है, आप अपनी बेटी की शादी में करना चाहें तो कर दें, लेकिन हम अपना ईमान गिरा के आपसे पैसे नहीं ले सकते। तो हम तो उसको देखते हैं, ले तो 10-20 लाख रुपए, क्या करोगे, दूसरी शादी कर लेना। तो अब यहाँ आओ, नरेश बेचा ईमान लंदन में, NBEL और M, ठीक दिख रहा तुम्हें सब, न्यूट्रोफिल, बी से बेसोफिल, ई से इओसिनोफिल और लंदन में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। अब बेटा ट्रिक तो अच्छी बन गई, हम बड़ा खुश हुए कि हमें चलो पांचों सब याद हो गए, ग्रेनुलोसाइट भी, ए ग्रेनुलोसाइट भी, बहुत पसंद। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आइडेंटिफाई द ए ग्रेनुलोसाइट, अब हम पांचों तो इकट्ठे जाते खिचड़ी पका के, हम गलत कराए और हमने सोचा इसको कैसे सही करें, तो हमने एक और ट्रिक बनाई। एक ट्रिक तो यही है, एक ट्रिक और बनाई, आगरा में मोनालिसा, आगरा से तो हो गया जी ए ग्रेनुलोसाइट्स, और मोनालिसा में देख लो, मोना से हो गया मोनोसाइट और लिसा से हो गया लिम्फोसाइट। और तुम कहोगे सबका दिमाग इसमें जरूर चला गया होगा, आगरा में मोनालिसा, जो नहीं जानते हो वो जरूर पूछ रहे होंगे, अगल बगल में पूछ लेंगे, अगर क्लास होती, ऑफलाइन क्लास हो रही होती तो अगल बगल पूछ रहे होते कि भाई मोनालिसा कौन है। तो मोनालिसा कोई बहुत फेमस पेंटर था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद लियोनार्डो दा विंसी या कैप्रियो, जाने कौन थे, लियोनार्डो दा विंसी शायद थे। तो उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी और वो बहुत वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, कहते हैं, मैंने तो कभी देखी नहीं, बोलते हैं कि वो पेंटिंग रखी रहती है, आप कहीं भी खड़े हो जाओ, किसी भी कोने में खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है कि उस पेंटिंग की आंखें आपको देख रही हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई हमारी, ये हमारे ए ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। अब इनके बाद है काम की भी, कि कौन क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स बेटा क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस, ये क्या करते हैं, जब ये देखते हैं बॉडी में फॉरेन पार्टिकल को देखते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको ये खा जाते हैं, ठीक। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर बेसोफिल, तो बेसोफिल का बेटा यहाँ पर काम है सिक्रीशन करना, बेसोफिल का यहाँ पर काम है सिक्रीशन करना, किसका, हिस्टामिन, पता नहीं नीला दिखता है कि नहीं दिखता है, हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन, इसी से लिख देते हैं यार, सेरोटोनिन,
हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन। और इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल का देखिए क्या काम है। इयोसिनोफिल यहाँ यही लिख दे रहा हूँ ऊपर, एलर्जी जहां पर होगी, एलर्जी हो गई। और दूसरा ये क्या है, एंटी पैरासाइट, जहां पे कोई पैरासाइट आ जाएगा वहां पर ये इकट्ठा हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इयोसिनोफिल का काउंट बढ़ जाता है, तो इस डिजीज को कहते हैं इयोसिनोफिलिया। जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा होता है, जुकाम ठीक नहीं हो रहा होता है, तब डॉक्टर टेस्ट करने को आपको कहता है कि आप ये देखिए इयोसिन्स का काउंट तो नहीं बढ़ा आपका, तो इयोसिनोफिलिया और डिजीज को कहते हैं। तो बेटा इतनी बात हो गई इनकी। अब हम इसके थोड़ा शेप की भी बात कर लेते हैं। ये भी ये डायग्राम में दिया है, ये सीधे सीधे नहीं दिया है। सबसे पहले तो जो आपके न्यूट्रोफिल्स हैं ये होते हैं मल्टी लोब्ड। यहाँ पे मैं डायग्राम नहीं बना पा रहा हूँ, और एनसीईआरटी में भी कोई बहुत तूफानी डायग्राम नहीं दिया है, ऐसा दिया है कि वो समझ में ही नहीं होता है। अब दूसरा हमारे पास जो हमारे पास इयोसिनोफिल है, इयोसिनोफिल है, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बाइलोब। इसके पहले यार ये लिखा हुआ था, ये होते हैं एस शेप होते हैं, और ये होते हैं इयोसिनोफिल्स बाइलोब्ड। ठीक, 3 हो गए। न्यूट्रोफिल क्या हो गया, मल्टी लोब्ड है। बेसोफिल कैसे हैं, एस शेप्ड है। और तीसरा हमारा जो इयोसिनोफिल है ये होता है बेटा बाइलोब्ड। अब हमारे 2 रह रहे हैं यहाँ पर, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो ये होते हैं किडनी शेप और ये होते हैं राउंडेड। किडनी शेप बीन्स के टाइप का किडनी शेप होते हैं, और ये सर जी होंगे कैसे, राउंडेड। अब तुम कहोगे कि हम सर क्यों कह रहे हैं आपको, क्योंकि हो सकता है हमारे को रिस्पेक्टेड टीचर, हमारे कोई भाई या हमारे बड़े भाई छोटे भाई भी मन हो उनका कि लाओ देख लेते हैं वीडियो को कैसा है, तो उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि आप देखें इसको। ठीक है सर। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें कि ये हमने इसका पढ़ लिया साइज क्या है, और साइज की भी बात नहीं की, मतलब शेप इसका कैसा है। अब हमको इसके साइज के बारे में भी, इसके साइज के बारे में भी डिस्कस करना है भाई, इसके साइज के बारे में भी डिस्कस करना है। कौन सबसे बड़ा है, बड़ा मतलब कि कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम। तो नाम सबके हमको पता है भाई, तो एक एक लिख लेते हैं। ठीक, अब हमारे साथ इसको सुन के याद करो, लिख लेना फिर तुम खुद, हम नहीं लिखेंगे। बीए में लाया नहीं, क्या नहीं लाया, बीए में किताबें नहीं लाए, बीए में बाइक नहीं लाए, या बीए में खाना नहीं लाया, कुछ भी हो सकता है। आपको सीक्वेंस केवल याद रखना है, बीए में लाया नहीं। तो बेटा सबसे कम नंबर इनका है, सबसे ये कम होते हैं और ये सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे कम और सबसे ज्यादा। अब तुम ना भूलो, इससे याद रखो कि जो बी है, बी अल्फाबेटिकली स्मॉल है, ए के बाद ही तो बी है, और एन जो है, एन बड़ा नंबर है, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो एन बाद में आ रहा है तो एन सबसे बड़ा हो गया, बी सबसे पहले आ रहा है तो बी सबसे छोटा हो गया। तो अब इनके हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो ये होता है 0.5 to 1%। ठीक, 0.5 to 1%। ये कितना है, ये होता है 2 से 3%, 2 से 3% हो गया। ठीक, और इसके बाद अगला हमारे पास जो है ये वाला होता है 6 to 8%। फिर हमारे पास है ये है 20 से 25%, और ये जो लास्ट में है ये हमारे पास है 60 to 65%। तो बेटा इस तरह से हमने ये भी सब चीजें पढ़ ली। बेटा जस्ट पानी पी लूँ मैं, एक सेकंड बस पानी पी ले, आ रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से चीजें लगभग आपको क्लियर है। अब हम बेटा नेक्स्ट अपना जो इसका पार्ट है प्लेटलेट्स, उसकी बात कर रहे हैं। प्लेटलेट्स स्मॉलेस्ट है, सबसे पहली बात तो यही है कि ये सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट। ठीक, स्मॉलेस्ट होते हैं। काउंट इनका कितना है, काउंट को पूछा जाता है 1.5 to 3.5 लाख। ठीक,
पर mm3। अब यही चीज, ये जो नंबर्स हैं प्लेटलेट्स के, पहले तो एक चीज और जान लो कि प्लेटलेट्स कैसे, स्मॉल प्लेट लाइक सेल्स होती हैं। ये देखो, ये छोटी छोटी प्लेट्स हैं, इनकी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, यही कहलाता है प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक, इसीलिए इनका नाम रखा गया है प्लेटलेट्स। ठीक, अब इन प्लेटलेट्स का डेंगू हो गया, किसी को डेंगू हो गया, मच्छर आया काट गया, आपने ओडोमॉस नहीं लगाई, आपने गुड नाइट यूज नहीं की, ठीक, कछुआ छाप अगरबत्ती तुमने नहीं जलाई, मच्छर आया, मच्छर ने तुम्हें काट लिया, तुमको हो गया डेंगू। डेंगू में उसका जो वायरस होता है वो क्या करता है, इन प्लेटलेट्स का जो काउंट है बहुत कम कर देता है, प्लेटलेट्स का काउंट बहुत कम कर देता है। अगर 70-80 हजार तक पहुंच गया तो समझ लो पेशेंट चल नहीं पाता। और आपको अच्छी तरह से पता है इंडिया में डेंगू अक्सर ही फैला रहा है, एक बड़ी महामारी हो गया है। दिल्ली वगैरह में तो प्राण इतने लोगों के चले गए, बहुत लोग मर गए। तो उस समय हालत क्या होती है कि इंडिया में एक तो मेडिकल कंडीशन वैसे ही कम है, आबादी बहुत ज्यादा है, किसी को मिल रहा है बेड, किसी को नहीं मिल रहा है, ब्लड ही टाइम से नहीं मिल पा रहा है, रिसोर्सेस उतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि ब्लड वगैरह हम डोनेट करते ही नहीं। इंडिया में लोग पढ़े लिखे भी कम है, वो सोचते कि ब्लड डोनेट करेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, ऐसा जबकि कुछ नहीं है। तो इतनी बात हो गई यहाँ प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स बेटा किसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्लेटलेट्स इन्वॉल्व होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। और ये किससे बनते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट, फॉर्म फ्रॉम थ्रोम्बोसाइट से बनते हैं। इनको मतलब थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और ये एक स्पेशल सेल से फॉर्म होते हैं जिनको बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। ठीक बेटा, तो इतनी चीजें हमने प्लेटलेट्स के बारे में आपसे डिस्कस कर ली हैं। और अब हम यहाँ पर इस चीज को लगभग हमारी हो ही गई है। तो अब हम इसमें क्या चीज और डिस्कस करनी है, हमको ब्लड क्लॉटिंग को हमें डिस्कस करना है, पर मुझे आप 5-10 सेकंड का समय दीजिए।